नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे असिस्टेक फाउंडेशन की, एक ऐसी संस्था जो खास तौर पर शुरुआत की गई दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए, डिसेबल्ड लोगों को ध्यान में रखते हुए, कैसे उनकी जिंदगी को और भी आरामदायक बना सकता है, कैसे उन्हें मदद की जा सकती है उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में। आपको इनवाइट करने के लिए। अ, विकलांगता एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में हम लोग बात कर रहे हैं 100 करोड़ लोगों की। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हम अब बात कर रहे हैं 7 से 8 करोड़ विकलांग लोगों की, जो कि हम बोलते हैं दिव्यांग जन, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के हिसाब से जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं दिव्यांगजनों की, वो वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अ ब्लाइंड पर्सन अभी भी हमारे देश में खो जाता है। शिक्षा नहीं हो रही है। आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत ही अमेजिंग इंटरवेंशन है। टेक्नोलॉजी से काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। हमने अपनी लाइफ में देखा है, द वे हम लोग आजकल बैंकिंग कर रहे हैं, द वे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करता है। टेक्नोलॉजी डजंट डिस्क्रिमिनेट। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन हम लोगों ने बनाई उन एंटरप्रेन्योर, उन उन टेक्नोलॉजीज को हेल्प करने के लिए, जो कि एक नया नजरिया ला रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक नई सोच ला रहे हैं दिव्यांग जन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे हिसाब से इकोसिस्टम बहुत ही टूटा हुआ है, और हम इन इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए हमने ये संस्था चालू की है, जो कि नाउ अभी 350 इनोवेटर एंटरप्रेन्योर से इन भारतवर्ष में जुड़ी हुई है। 21 के साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्लोजली, और ऑलरेडी हम लोग 4.2 लाख दिव्यांगजनों की मदद कर पाए हैं थ्रू दिस इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी। तो सरल भाषा में मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि असिस्टिक फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे स्टार्टअप्स की यहाँ पर मदद करती है। रवि नारायण सर, आप भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आपका खुद का एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है सर, जब आप टी हब के साथ थे और बहुत सारे स्टार्टअप्स को आपने मेंटर भी किया है। सर, अगर विजन समझना चाहूँ, क्योंकि आप खुद बोर्ड मेंबर हैं असिस्टिक फाउंडेशन के, क्या विजन देखते हैं आप कंपनी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो आपने जैसे कहा, स्टार्टअप्स हमारे देश में काफी दिनों से जारी है। द होल रेवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप्स थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर। 2006 में हमने स्टार्ट किया था काम करना। 2016 में प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दी स्टार्टअप पॉलिसी एंड ऑल दैट। लेकिन 2006 से अभी 2021 तक, कुछ 15 सालों में जितना हमने तरक्की की है, वो अभी हर एक महीना या 2 हफ्ते कोई यूनिकॉर्न वगैरह आते हैं हमारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस में। तो 15 सालों में हमने किया है जो यूएस और चाइना वगैरह काफी सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो हमने सोचा जब हम दिव्यांगों के लिए कुछ काम करेंगे तो इतना इतना देर नहीं लेना चाहिए। 15 साल तो बहुत काफी टाइम हो जाता है। लेकिन जो कुछ हमने सीखा हुआ है दूसरे टेक स्टार्टअप से, कैसे उनको हेल्प करते हैं, कैसे उनको इन्वेस्टमेंट दिलाते हैं, कैसे उनको कस्टमर्स दिलाते हैं, कैसे उनको मेंटरिंग करते हैं, वो सब जानकर जल्दी जल्दी करना चाहिए हमारे एटीएफ में। तो इसी विजन के साथ हमने इसको स्टार्ट किया। तो दो चीजें हैं इनमें। एक तो जो स्टार्टअप्स हमारे 21 अब तक हैं और ज्यादा होंगे उनसे, उनको एक हमारे साथ साथ काम करना, हमारे मेंटर्स के साथ काम करना, उनको इन्वेस्टर्स दिलाना, वो सब जब हम करेंगे तो हमारी
ये आशा है कि ये लोग हमारे रोल मॉडल्स बन जाएंगे, ताकि और भी एंटरप्रेन्योर्स इस दिव्यांगों के लिए जो टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं वो बनाना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स हो या कोई और प्रोफेशनल्स हो जिन्होंने सोचा हुआ है कि ये काम करना चाहिए, जब इन 21 स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल होते देखेंगे तो वो भी करना शुरू करेंगे। रवि सर, क्या बदलाव आपने देखा है? बदलाव से मेरा अर्थ ये है कि 5 साल पहले का जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होता था उसकी सोच में और आज जैसे आप एटीएफ के साथ जुड़े हैं, यहाँ का जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब उस जोश और उस जज्बे के साथ जो युवा है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहता है, देश को एक नए मुकाम तक ले जाने में अहम किरदार निभाना चाहता है? किस तरह का बदलाव आपने देखा है? काफी बदलाव देखा है मैंने। तो पहली बात ये है कि जब हम पढ़ाई करते थे या किसी जॉब शुरू करते थे तो स्टेबिलिटी के लिए हम काफी हमारे जो युवा हैं वो उनके लिए स्टार्टअप करना कोई अजीब बात नहीं है, और सोसाइटी भी एक्सेप्ट करनी शुरू की है कि स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो अ करियर ऑप्शन हम आपके लिए। तो एक बात तो ये है, जब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हो जाती है तो पहले पहले थोड़ा जो स्टार्टअप्स थे वो जो प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करना चाहते थे तो वो उतना एम्बिशियस नहीं था, छोटा था। जो ज्यादा से पहले से पहले पैसे उससे रेवेन्यू आए, उससे थोड़ी स्टेबिलिटी बन जाएगी, ऐसे वो सोचते थे। तो अभी हमने देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़े से बड़े समस्याओं को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं, और हम्म। जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज जो पहले हम यूज करते थे उससे भी ज्यादा डीप टेक्नोलॉजीज, एआई हो, आईओटी हो या ब्लॉकचेन हो, इनको यूज करके वो अपने सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि entrepreneurs are getting much more bold and much more entrepreneurial in their own journey। और उसके साथ जो हम इंडियंस माने जाते हैं विश्व भर में टेक्नोलॉजिस्ट होना, ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े से बड़े हम समस्याओं को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं अभी। प्रतीक, आज की तारीख में जो दर्शक इस समय आपको देख रहा है, आपसे मेंटरशिप लेना चाहता है, किस तरह के पैरामीटर्स पर उसको खरा उतरना होगा कि एटीएफ उसे मेंटरशिप दे यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकता है आपके साथ जुड़ने के बाद? धन्यवाद। देखिए, जैसे रवि ने बोला कि आजकल के जो एंटरप्रेनर हैं बहुत बहुत ही बड़ी एस्पिरेशन है उनकी, बट हम लोग की जो भाषा है वो सिर्फ प्रॉफिट की भाषा नहीं हो सकती इस फील्ड में, इम्पैक्ट की भाषा भी हमको बोलनी पड़ेगी। तो क्यों वो टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है? अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए है तो प्रॉब्ली बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। दैट्स नंबर वन। सेकंड, उसका जो सोल्यूशन है, हम लोगों ने काफी काफी सारे 100 200 300 400 एंटरप्रेन्योर को देखा हुआ है इस फील्ड में। उसका सोल्यूशन रियल होना चाहिए। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। दूसरा, उसका सोल्यूशन किस रियल होना चाहिए इन द सेंस दैट उनकी टीम में कोई डिसेबल पर्सन होना चाहिए। अगर एक आप ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाते हैं तो वो इजी है, क्योंकि हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग एवरीडे हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन डिसेबल लोगों के लिए सोल्यूशन बनाना, उसको रियल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। सो हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका कुछ सम शेप एंड फॉर्म, सम स्टेज एक प्रोडक्ट है,
हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों को मार्केट रीच करना, उनको डिसेबल लोगों को रीच करना बहुत ही मुश्किल है। एक बैंगलोर में या मुंबई में या दिल्ली में स्टार्टअप 7 से 8 करोड़ लोग जो कि 70% रूरल एरिया में रहते हैं, कैसे रीच कर पाएंगे? सो हम उसको उनको डिसेबिलिटी मेंटरशिप में हेल्प करेंगे, बिजनेस मेंटरशिप में हेल्प करेंगे, मार्केट एक्सेस में हेल्प करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो वर्ल्ड क्लास। आज की तारीख में हमारा लैंडस्केप सिर्फ भारतवर्ष नहीं है, भारत की इनोवेशन दुनिया को हेल्प कर सकती है। एंड हमने देखा है कि मेन फील्ड में स्टार्टअप भारत में नहीं, भारत की दूसरे विदेशों में भी हेल्प कर पा रही है। इनफैक्ट एंड रवि मेरे से एग्री करेंगे कि इंडिया कैन बी द बेस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी हब इन द वर्ल्ड। व्हाई नॉट? ओवर एंड ओवर हम लोगों ने प्रूव किया है कि हम लोग बेस्ट हैं टेक्नोलॉजी में इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक सम ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो काफी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो 50-100 साल से नहीं सॉल्व हो पाई हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं जस्ट नई सोच से। सो आई थिंक जस्ट टू सम अप, जो एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको डिसेबिलिटी में, बिजनेस मेंटरशिप में, टेक्नोलॉजी मेंटरशिप में एंड द ग्रोथ स्टोरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम उनको हेल्प कर रहे हैं। जिंदगी में बदलाव का होना तय है और वास्तविक बदलाव की शुरू के तहत बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और देश की तरक्की में हाथ भी बढ़ा सके। हाँ, आपने ठीक कहा है कि केंद्र सरकार काफी इस बारे में पॉलिसीज बनाई हुई हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए बना रही है अभी। काफी आइडेंटिटी वगैरह, पेमेंट और हेल्थ इंफॉर्मेशन, सब कुछ डेटा स्टार्टअप्स को अवेलेबल करा रही हैं। लेकिन राज्यों में थोड़ा लैग है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि सभी स्टेट्स अभी कोई ना कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके हैं। पॉलिसीज तो हैं, उनमें एस्पिरेशंस भी अभी होने लगी हैं, क्योंकि DPIIT जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी एक स्टेट रैंकिंग के माध्यम से उनमें से थोड़ा कंपटीशन जगा रही है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि वो काफी हमारे से आगे हैं तो हमको अब कुछ भी करो वहां जा नहीं सकते, कैचअप नहीं कर सकते। तो काफी स्टेट्स में अभी यहाँ पॉलिसीज वगैरह बनाना और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स बनाना, ये सब एफर्ट्स जारी हैं। और बस यही नहीं है, काफी स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे हमने तेलंगाना में किया, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए भी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स भी बना रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है अभी। लेकिन इनका जो है रिजल्ट्स कुछ 12 महीनों में, 18 महीनों में दिखाई देंगी। लेकिन सभी राज्यों में ये सब कैसे ऐसे एफर्ट्स और ऐसे पॉलिसीज भी एक्टिवली परसू किया जा रहे हैं। तो यू विल सी सम ग्रेट रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, शुक्रिया रवि सर आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मैं प्रतीक के साथ बातचीत यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगी। और प्रतीक, आप खुद कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ यहाँ पर लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। एक अहम बात यहाँ पर ये कि हमने बहुत बार देखा है कि हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, CSR के तहत विकलांगों के लिए शायद कुछ जरूर करती है, लेकिन जब हायरिंग की बात आती है ऐसे विकलांगों के लिए, तो कहीं ना कहीं पर वो हिचक रहती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिछले दिनों में और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत ही अहम सवाल है एंड धन्यवाद आपको ये पूछने के लिए। देखिए, हमको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम लोग डिसेबल लोग को सिर्फ चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो अगर उनको अगर हम लोगों ने खाना दिया, एजुकेशन दी, तो हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात हो गई।
लेकिन हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, हम लोग क्या 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 नहीं सोच पा रहे हैं कि डिसेबल पीपल, दिव्यांगजन बहुत ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो सकते हैं। हम लोग अगर उन लोग एक 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 डेटा के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, अगर हम 7 से 8 करोड़ लोग जो कि काम कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनी में, अगर उनको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की 7 से 8% जीडीपी का लॉस हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं, नॉट जस्ट एज एन एम्प्लॉय बट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, तो ना कि कंपनी को फायदा होगा बट ऑल्सो भारतवर्ष एज ए नेशन वी विल प्रॉस्पर। तो दैट्स ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने देखा है कि रवैया चेंज हो रहा है बट बहुत बहुत धीरे धीरे। अभी भी कॉर्पोरेट जो कि बात करते हैं कि उनको 2% वर्कफोर्स या 5% वर्कफोर्स दिव्यांगजन की बनानी है, उनके पास ना तो पॉलिसीज हैं, ना उनके पास तरीके हैं रिक्रूट करने के, और रिक्रूट करना फिर भी हो जाता है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं वो लोग। 3 महीने के अंदर अगर विकलांगजन कंफर्टेबल नहीं रहा और छोड़ गया क्योंकि कुछ सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चालू किया था। हेंस हम लोगों को 3 चीज चाहिए। एक, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको ठीक करना पड़ेगा और दिव्यांगजनों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। दूसरा, वेब और द सॉफ्टवेयर पार्ट। तीसरा, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है, रवैया, पर्सपेक्टिव, आपका अवेयरनेस लीडरशिप के साथ चेंज होना पड़ेगा। हम लोग इनको एज एन नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय बट लाइफ टाइम एम्प्लॉय, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन एंड न्यू थिंकिंग ला सकते हैं, ऐसे सोचना पड़ेगा। प्रतीक, रवि ने जिस तरह से बात करी, जब मैं पूछ रही थी उनसे कि कैसे राज्य सरकारें जो हैं वो एक अहम रोल निभा सकती हैं इस तरह के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को पॉलिसी चेंजेस कर उनकी मदद के लिए, असिस्टेक भी कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है कि एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बनाया जा सके। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये जो साउथ के स्टेट हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं सिवाय टेक्नोलॉजी के यूज में, स्टार्टअप के यूज में। तो हम लोगों ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके एक प्रपोजल दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी बैठाने का। तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने काम किया, उनकी स्टार्टअप जो डिवीजन है स्टार्टअप टीएन, उसके साथ, और उनके डिसेबिलिटी कमिश्नर, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के साथ काम किया। उनको हेल्प की हम लोगों ने नई स्टार्टअप सॉल्यूशन सेलेक्ट करने में, उनकी पॉलिसीज थोड़ी चेंज करने में, ताकि इन सब स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड किया जाए जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें कि स्टार्टअप को डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर दिए गए by the state government to implement those solutions and technology and devices उनके राज्य के दिव्यांगजनों के बाद। ये बहुत ही पायनियरिंग मूव है एंड सारे स्टेट राज्यों को ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम लोग नई थिंकिंग, नई अप्रोच नहीं ला रहे हैं, तो हेंस वी विल हैव टू कंटिन्यू वेलफेयर अफेयर्स। एंड कितने साल तक, कितने महीनों तक आप किसी को वेलफेयर पे जिंदा रख सकते हैं? हमको उनको एनेबल करना पड़ेगा ताकि वे अपने पांव पे खड़े हों और अपना रोजगार खुद अर्न करें एंड एड to India's GDP, and that is the excellent thing that a nation could do to its citizens. प्रतीक, एक और बात यहाँ पर हमने देखी है, मैंने जब मैं रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी कि कैसे केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जो हैं वो यहाँ पर कई तरह
की छोटी छोटी स्कीम्स लेकर आती है दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी या महीने का कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत बार आज की तारीख में हमने देखा है कि अगर एक पढ़ा लिखा माँ बाप है और उसका बच्चा अगर दिव्यांग है, विकलांग है, तो क्योंकि वो अवेयर है टेक्नोलॉजी से, वो जानता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं अपने बच्चे के जीवन को और भी बेहतर बना सकता हूं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या ऐसे विकलांगों बच्चों की भी है जिनके माँ बाप शायद टेक्नोलॉजी से उतने ज्यादा अवेयर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, या फिर आपके जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो कैसे अहम रोल अदा कर सकती है और कैसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और इन बच्चों को या इन लोगों से मिलवा सकती है ताकि उनका जीवन आने वाला बहुत बेहतर बने? जी बिल्कुल। देखिए, एटीएफ में हम लोग 3 चीजों की बात करते हैं। हम लोग पहली बात करते हैं शिक्षा की, विच इज लर्निंग, एजुकेशन। सो 3 L's: लर्निंग, लाइवलीहुड एंड लिविंग। शिक्षा, रोजगार और दिनचर्या का जीवन, जो कि ट्रैवल एंड ऑल अदर थिंग। और जहां तक अर्ली इंटरवेंशन और शिक्षा की बात है, वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, जो कि मैंने पहले बोला। हिंदुस्तान जैसे कंट्री में इट्स नॉट ओनली कि हम लोग डिसेबल लोगों की बात कर रहे हैं, वो गरीब भी हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास एक्सेस टू हेल्थ केयर की भी प्रॉब्लम है। एंड हेल्थ, हमारी जो टेक्नोलॉजी है हैज टू बी वेरी फ्रूगल, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, नंबर 1। जितने एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं काम करता हूँ, एटीएफ काम करता है, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक उसका इशू है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। नाउ इन एटीएफ हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिलीवरी करेगा। ऐसे ऐसे गांव में वो टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोविड जैसे टाइम पे जो बच्चा ऑटिस्टिक है, उसकी शिक्षा तो जारी नहीं रह पा रही है, बाकी हमारे बच्चे तो ऑन लैपटॉप लेके अपना स्कूल चालू कर रहे हैं। तो वो बच्चा कैसे अपना लाइफ टाइम, इट्स नॉट ओनली कि हम लोग शिक्षा की बात करें, उसकी तो डेवलपमेंट माइलस्टोन भी मिस हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म उस बच्चे को हेल्प करेगा थ्रू उसके पेरेंट्स, लोकल लैंग्वेज में, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी वो टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो ऐसी काफी सारी इनोवेशंस हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हमको एक कॉन्क्रीट एफर्ट चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें कि गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट भाग प्ले कर सकता है टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इकोसिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, एक बार फिर मुलाकात कराएंगे एक खास शख्सियत से आपकी। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। No, I don't think the rules of investing have changed. The learnings of investing for me have been more. With every passing day, because I have an attitude of having an open mind, and because I have the 30-year experience, the pace of learning is far greater and faster than it was earlier. जिंदगी में बदलाव का होना तय है और वास्तविक बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है। आज हजारों किलोमीटर दूर से